हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं गुप्त काल के दूसरे पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में हमने देखा गुप्त कौन थे, इनका मूल निवास स्थान क्षेत्र कहाँ था, कैसे इन्होंने भारत के राजनीतिक केंद्रीकरण की जो सत्ता थी उसको विकसित करने का प्रयास किया। तो हम बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। तो हम देखते हैं इनके जो पहले शासक थे, गुप्तों से पहले भारत पे लगभग कुषाणों का शासन था। उत्तरी भारत में कुषाण वंश शासन कर रहा था। इसके पश्चात उन्हीं के दरबार में रहते हुए गुप्तों ने अपना शासन प्रारंभ किया, गुप्त वंश की नींव डाली और गुप्त साम्राज्य का विकास किया। उत्तरी भारत में लगभग इस समय कुषाण वंश शासन कर रहा था। तो हम बात करते हैं यहाँ उत्तरी भारत में कुषाण, यहाँ कुषाणों का शासन था। इन्हीं कुषाणों के समकालीन दक्षिण में एक वंश था, सबसे मजबूत वंश था, वो था यहाँ वाकाटक वंश, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर वाकाटक वंश। यहाँ सिंध क्षेत्र पे मध्य एशिया से सब धीरे धीरे भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे। यहाँ कुषाणों के दरबार में ही एक सामंत अर्थात एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम है श्रीगुप्त। ये सामंत स्वयं को गुप्त बताते थे, ये सामंत कहलाते थे। तो श्रीगुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में 240 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव डाली। वंश की नींव श्रीगुप्त द्वारा डाली गई और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें पूना स्थित ताम्रपत्र लेख है, उसपे श्रीगुप्त का हमें उल्लेख मिलता है और श्रीगुप्त को गुप्तों के आदिराज भी कहा जाता है। इसके पश्चात इसका एक पुत्र हुआ, वो हुआ घटोत्कच गुप्त। ये घटोत्कच गुप्त लगभग 319 ईस्वी तक रहा। समय इनका फिक्स निर्धारित नहीं है, अलग अलग बुक्स में इनका समय वो अलग अलग दे रखा है, अलग अलग विद्वानों ने इनका समय अलग अलग दिया है, तो समय से ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रिलेटेड कोई बात नहीं है। घटोत्कच गुप्त और जो श्रीगुप्त थे, इन दोनों को ही महाराज की उपाधि प्राप्त थी। महाराज, सामंतों को महाराज की उपाधि प्राप्त होती थी। इसके पश्चात श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त के पश्चात तीसरा जो शासक हुआ घटोत्कच का पुत्र, वो हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त एक और आएगा इसमें, इसलिए इसको नाम दिया गया चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये कुछ महत्वाकांक्षी शासक रहा। इसको वैसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, अर्थात गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये रहा 319 से 35 ईस्वी तक, और इसको जो उपाधि प्राप्त हुई वो हुई महाराज धीराज की उपाधि। इसने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की, इसलिए इसको प्रथम वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त, वैसे तो श्रीगुप्त ने ही पाटलिपुत्र को अपना केंद्र बनाया था, लेकिन इसने अपनी राजधानी बनाई, वो बनाई पाटलिपुत्र को।
तो इनकी राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने लगभग 319-20 ईस्वी में एक संवत चलाई थी जिसका नाम है गुप्त संवत। 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया। यहां नालंदा में एक विश्वविद्यालय है जो बाद में आएगा, जिसका उल्लेख लगभग कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। इससे पहले यहाँ एक पाठशाला चलती थी, अर्थात उस समय की कॉलेज ही आप मान सकते हैं, कॉलेज ही थी। उसमें चंद्रगुप्त पढ़ता था। नालंदा, ये यहाँ पड़ता है क्षेत्र लगभग बिहार में। यहाँ एक राजकुमारी थी जिससे चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। इसने अपना विवाह किया था, वो किया था कुमार देवी से। कुमार देवी, ये कुमार देवी जो थी, ये थी यहाँ एक वंश था लिच्छवी वंश, पूर्व में लिच्छवी। ये भी उस समय का कुछ महत्वपूर्ण वंश था, लिच्छवी। और लिच्छवी राजकुमारी थी, वो थी कुमार देवी, जिससे चंद्रगुप्त का विवाह हुआ कुमार देवी से। और कुमार देवी से विवाह होने के बाद भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाएगा कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इसने सिक्के चलाए भारत में सर्वप्रथम। भारत में सर्वप्रथम राजा रानी के नाम से सोने के सिक्के चलवाए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, राजा रानी के नाम के सिक्के। विवाह हुआ कुमार देवी के साथ। लिच्छवी ये राजवंश से थी, यहाँ पे लिच्छवियों का शासन था। अब यहाँ पाटलिपुत्र से इधर लिच्छवियों के यहाँ इनका रिश्ता हो गया, इसलिए ये क्षेत्र लगभग इनके अधिकार का हो गया। अब सब बात करते हैं, इधर ये शक थे मध्य एशिया से थे। शकों की सबसे बड़ी ये की आदत थी, जैसे इधर वाले ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ी सी आगे की सट जाते थे। फिर कुछ दिन इधर वाले ने कुछ ध्यान नहीं दिया, राजकार्य में बिजी हो गया, फिर थोड़े से आगे आगे धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहे थे। इधर वंश था वाकाटक वंश, इसको इन्होंने नहीं छेड़ा। ये टक्कर वाला शक्तिशाली वंश उस समय का था, वाकाटक वंश। फिर इसके चंद्रगुप्त के पश्चात नेक्स्ट जो शासक आता है, महान शासक आता है, वो आता है समुद्रगुप्त। ये महान शासक था भाई। इसने अपनी लाइफ में जितने भी युद्ध किए, एक में भी नहीं हारा भाई। सभी युद्धों में इसने अपनी विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में 9 राजा थे, उनको परास्त किया था। दक्षिणी भारत के 12 राजा थे, इनको भी समुद्रगुप्त ने ही परास्त किया था। तो हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। इसका जो समय था, शासन समय समुद्रगुप्त का लगभग रहा 435 से 335 से 80 तक, 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बारे में सबसे बड़ी सूचना, भारत का नेपोलियन।
इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर लिखता हूँ समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त 335 से लगभग 380 ईस्वी तक शासन समय। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, कविराज भी कहा जाता था। ये संगीत प्रेमी था, इसलिए इसको वीणा वादक भी कहा जाता था। इसकी उपाधियों की बात करें तो भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक है, ऑर्थर सिम्थ द्वारा लिखी हुई। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता, भारत का नेपोलियन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विसेंट ऑथर सिम्थ द्वारा ये लिखी गई पुस्तक थी। इसके पश्चात वीणा वादक, समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे जिसपे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था, इसलिए इसको वीणा वादक भी कहा जाता है। संगीत प्रेमी थे। कविराज, ये कवियों का आश्रय दाता था, इसलिए इसको कविराज भी कहा जाता था। परम भागवत, परम भागवत, पराक्रमांक, ये कुछ उपाधियां थी, वो समुद्रगुप्त की उपाधियां थी। अब समुद्रगुप्त के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रयाग स्तंभ लेख से। हरिसेन एक समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, हरिसेन, हरिसेन दरबारी कवि, इसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में, पहले कौशाम्बी में थी। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त ने, इधर क्षेत्र पड़ता है एक आर्यावर्त, भारत में आर्यावर्त, उत्तरी पूर्व में आर्यावर्त, और यहां राजा थे कितने, 9 राजा, 9 राजा यहां शासन करते थे। आर्यावर्त के जस्ट नीचे लगभग मध्य भारत में एक क्षेत्र था, वो था आंटविक प्रदेश। और इस आंतरिक प्रदेश में, आंतरिक प्रदेश में 18 राजा थे। दक्षिणावर्त प्रदेश ये इधर पड़ता है, दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त प्रदेश में कुल राजा थे 12 राजाओं को इसने परास्त किया था। अपनी लाइफ में एक भी युद्ध समुद्रगुप्त ने हार का सामना नहीं किया था, इसलिए इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रथम सैन्य अभियान के बारे में।
प्रथम सैन्य अभियान। इसने राजा बनते ही प्रथम सैन्य अभियान प्रारंभ किया, वो किया आर्यवर्त के 9 राजाओं के विरुद्ध। प्रथम सैन्य अभियान। प्रथम सैन्य अभियान वो रहा आर्यवर्त के 9 राजाओं के विरुद्ध, और ये रहा प्रसबोध रणनीति। प्रसबोध रणनीति होती है समूल नष्ट की नीति। प्रसबोध रणनीति द्वारा आर्यवर्त के 9 राजाओं को परास्त किया। फिर इसका जो दूसरा सैन्य अभियान रहा, दूसरा सैन्य अभियान रहा आंतरिक प्रदेश के 18 राजाओं के विरुद्ध। इसने जो नीति अपनाई वो नीति थी इसकी राज्य प्रसबोधन नीति या अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। राज्य प्रसबोधन नीति। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इन राजाओं से युद्ध किया, इनको हराया, और फिर इन्हीं को इनका शासन राजपाट देके इन्हीं को वापस हमला दिया, यहीं से कर लेने लग गया, इनको स्वयं के अधीन कर लिया, इसलिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। शासक यही कर रहे थे, लेकिन अधिकार समुद्रगुप्त का था। फिर इसका जो तीसरा अभियान रहा, तीसरा सैन्य अभियान। तीसरे सैन्य अभियान में इसने दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को परास्त किया, और यहाँ जो नीति हुई वो नीति लगा इसने ग्रह मोक्षानुग्रह नीति। इस प्रकार इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को, आंतरिक प्रदेश के 18 और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को परास्त किया। इसने कभी भी अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये कि ये लगभग एग्जाम्स में भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या इसकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पूछ ली जाती है। फिर इसके सैन्य अभियानों के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं अगले शासक, महत्वपूर्ण शासक जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ये गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक था। गुप्तकालीन कला और साहित्य का स्वर्ण काल भी इसी के समय को कहा जाता है। तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, विक्रमादित्य एक ही नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
द्वितीय 380 से 415 ईस्वी तक लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय का समय रहा। 380 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? सर्वप्रथम यह राजधानी थी पाटलिपुत्र, यहाँ थे लिच्छवी। लिच्छवी से पहले वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त प्रथम के थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने आते ही क्या किया? इसने सर्वप्रथम शकों पे आक्रमण किया और शकों को परास्त किया। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को एक उपाधि प्राप्त थी, वो थी सकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। वो सकारी इसीलिए कहा जाता है कि इसने सर्वप्रथम शकों पे आक्रमण किया और शकों को परास्त किया था। इसलिए इसी उपाधि अर्थात इसी युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाए। शकों की विजय के उपलक्ष्य के बारे में चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड जो सोने के सिक्के थे वो चलाए थे कुषाणों ने। उसके पश्चात भारत में अगर सर्वाधिक सिक्कों के बारे में हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक सिक्के चलाए थे, वो चलाए थे मौर्यों ने। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश ने, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे कुषाणों ने। तो चांदी के सिक्के चलाए। उपाधि थी, वो उपाधि थी इसकी सकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता था। इसके अलावा इसको देवराज या देवश्री की उपाधि भी प्राप्त थी। देवराज या देवश्री की उपाधि भी प्राप्त थी। उसने शकों को परास्त किया। फिर इसने क्या किया? यहाँ वाकाटक वंश था, शक्तिशाली वंश था, इसको अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती, और इस प्रभावती गुप्त का विवाह इसने किया। यहाँ वाकाटक वंश का एक शासक था और उस शासक का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश के थे, और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। विवाह के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने वैवाहिक संबंध बनाना प्रारंभ किया। साम्राज्य विस्तार के लिए राजस्थान के एक शासक मेवाड़ के भी जाने जाते हैं राजा अलट, जिसने हूण राजकुमारी अहिल्या देवी से विवाह किया था। तो यहाँ ये वाकाटक वंश के जो शासक थे रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्त का विवाह किया जाता है। इसके पश्चात किसी युद्ध के सैन्य अभियान में रुद्रसेन की एकाल मृत्यु हो जाती है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पाटलिपुत्र से यहाँ एक स्थान पड़ता है उज्जैन, या उज्जैनी भी जिसे कहा जाता था, उज्जैन। इस उज्जैन को राजधानी बनाता है। यहाँ उज्जैन से इधर का भी प्रशासन चलाना सही हो जाएगा और इधर का भी प्रशासन लगभग सरल हो जाएगा। तो राजधानी परिवर्तन की गुप्तों ने तो की विक्रमादित्य ने। तो इसकी दो राजधानियां थी, वो थी पाटलिपुत्र, दूसरी थी उज्जैन। पाटलिपुत्र और उज्जैन, इसकी दो राजधानियां थी। या गुप्तों में प्रथम राजधानी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है विक्रमादित्य के बाद। अब हम बात करें कि भारत में सर्वप्रथम नवरत्नों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम नवरत्नों का उल्लेख, भारत में सर्वप्रथम नवरत्नों का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के समय में। इसी के समय में
धन्वंतरी, चिकित्सा, कालिदास, महान जो कवि थे वो इसी के समय में अर्थात इसी के शासन समय में निवास करते थे। उसके जो 9 रत्न थे उनमें था अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, चिकित्सा शास्त्र के जनक धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, शपणक, बेलवट। अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, शपणक, बेलवट। अमर सिंह, कालिदास, वररुचि। एक इसका नवरत्न वो था, इसका नाम था अमर सिंह, कालिदास हो गया, धन्वंतरी हो गया, शंकु हो गया, वराहमिहिर हो गया, शंपणक हो गया, बेतालवट, वररुचि। कोई याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक शासक बच गए। फिर हम बात करें विक्रमादित्य के बारे में, तो भारत में सर्वप्रथम जो 9 रत्नों का जो उल्लेख मिला वो मिला हमें चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में। इसके पश्चात इसने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके पश्चात वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्त जो इसकी पुत्री थी, इसका विवाह इसने करवाया। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है विक्रमादित्य की, वो मिलती है दिल्ली स्थित महरौली जो स्तंभ लेख है, दिल्ली में महरौली स्तंभ लेख है, वहां से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली स्तंभ लेख जानकारी, महरौली स्तंभ लेख। हाँ, इसका एक जो 9 रत्न था वो था घटक पर, या घटक, इधर लिख देता हूं मैं, घटक पर। इसके 9 रत्न थे, 9। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है दिल्ली स्थित महरौली स्तंभ लेख से। इसी के समय चीनी यात्री हेनसांग और फायान, ये दोनों भारत आए थे। चीनी यात्री हेनसांग और फायान विक्रमादित्य के समय ही भारत आए थे, चीनी यात्री। इसके पश्चात हम नेक्स्ट शासक के बारे में बात करें, तो जो अगला शासक है वो शासक है चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के पश्चात कुमार गुप्त। तो अब हम बात करते हैं कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त इसका शासन रहा 415 से 55 ईस्वी तक। कुमार गुप्त के बारे में ज्यादा विशेष जानकारी नहीं, इसके बारे में यही जानकारी है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म का केंद्र
बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ये उस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त में गुप्तों में सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं, वो मिलते हैं कुमारगुप्त के। सर्वाधिक अभिलेख हमें कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। कुमारगुप्त के समय ही पुष्यमित्र वंश था। पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ और कुमारगुप्त ने जो गुप्तों की जो राजचिन्ह था गरुड़, उसको चेंज करके राजचिन्ह बनाया मयूर को। अब गुप्तों का राजचिन्ह मयूर हो गया। कुमारगुप्त ने गरुड़ से चेंज करके रख दिया मयूर। इसके पश्चात इसका अंतिम महान जो शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त। 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक लगभग। ये है स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक था और इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ वो इसी के शासनकाल में हुआ। सौराष्ट्र के गवर्नर थे पाणदत्त, उनकी देखरेख में स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और ये गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। इसके पश्चात गुप्तों में अयोग्य शासन हुए, जिन्होंने पहले वाले शासकों की तरह प्रशासन नहीं चलाया, अर्थात वो जो शासक थे वो अयोग्य शासकों में गिनती आने लगे। तो इसके पश्चात वैसे तो पूर्वगुप्त, बुधगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय अनेक शासक हुए, लेकिन अंतिम महान शासक रहा वो रहा स्कंदगुप्त। तो हमने बात की गुप्तों के बारे में। और भारत में अगर सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें गुप्त काल के समय में। इसके स्कंदगुप्त के पश्चात एक अयोग्य शासक था भानुगुप्त। भानुगुप्त से एक अभिलेख है एरणपष्ट अभिलेख। और इस एरण अभिलेख से 510 ईस्वी में लगभग सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। वो मिलता है गुप्तों के समय। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य वो भी गुप्त काल में ही मिलता है। इसके अलावा हम एक देखें तो मंदिर निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो हुई वो भी गुप्त काल में ही हुई। विज्ञान क्षेत्र की उन्नति, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी वो भी इन्हीं में थे, इसी के शासन में गुप्त काल के समय में ही थे। इसके अलावा हम बात करें धार्मिक साहित्यों की तो धार्मिक उन्नति भी इसी समय हुई। भागवत धर्म
भागवत धर्म का जो उदय हुआ वो भी गुप्तों के समय ही हुआ। कालिदास जो इसी समय में गुप्तों के समय भी थे, जिन्होंने रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि पुस्तकों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, वो भी गुप्त काल में ही हुई। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल इसी लिए कहा जाता है कि इस समय अनेक विद्वान थे, अनेक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, इसलिए इसको गुप्त साम्राज्य को अर्थात गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और गुप्त कालीन जो कला और साहित्य का जो केंद्र था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय। तो ये था